नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और नए साल का आगाज उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। जी हाँ, लगातार तीसरे दिन बाजार के अंदर मुनाफा वसूली हावी दिखाई दे रही है। आज की अगर बात करें तो 21,661 पे बाजार खुला। 21,670 वही तुरंत एक छोटा सा हाई लगा और उसके बाद से बाजार में गिरावट गहराती हुई दिखाई दी और 21,519, जी हाँ, ये आज का इंट्राडे लो बना है। वहाँ से अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर देखने को मिल रही है, 21,563 का लेवल, लेकिन अभी भी 102 अंक नीचे निफ्टी कामकाज करते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे ख़राब बात यह है कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो भी ख़राब दिखाई दे रहा है। खाली निफ्टी के अंदर ये गिरावट नहीं है, अगर देखें तो करीब 1294 शेयर ऐसे हैं जिसमें बढ़त देखने को मिल रही है और 1110 शेयर 1110 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आज अगर देखें जहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि ऑटो शामिल है, उसमें मेटल के अंदर अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जहाँ दबाव देखने को मिल रहा है हम देख रहे हैं बैंकिंग शेयरों में भी थोड़ा सा हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। ये वो सेक्टर हैं जहाँ पर थोड़ा सा दबाव है। मजबूती कहाँ पर देखने को मिल रही है, आज भी हम देख रहे हैं रेलवे शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस और सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है आज अदानी समूह के शेयरों में। जी हाँ, अदानी समूह के शेयरों में अब क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या कुछ मायने निकल के आ रहे हैं, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इन तमाम पहलुओं पे अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। बाजार को लेकर के रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर भी विस्तार से बातचीत होगी। खबरों वाले शेयरों में, बजिंग स्टॉक्स में जानेंगे कि वहाँ पर जो एक्शन देखने को मिल रहा है उस पर रिएक्शन क्या होना चाहिए और वाह क्या आईपीओ में कुछ एक मंत्र भी आपको समझाएंगे। और आखिर में होगा हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। और अब आपसे को रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ वीके नेगी जुड़ चुके हैं, हमारे आज के खास मेहमान, मार्केट एक्सपर्ट। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और 2024 में आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और आपके सभी क्लाइंट्स को। पहले टिप्पणी सर आपसे बाजार पर ही जानना चाहेंगे। लगातार तीसरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली हावी है, ये किसी तरह का डराने का संकेत है या आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, बाजार एक तरफा रैली बाजार में देखने को मिली थी, अब थोड़ा सा मुनाफा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी थी और ये एक अपॉर्चुनिटी है दोबारा एंट्री करने की? विपुल जी, आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। इस साल में हम पहली बार मिल रहे हैं और पिछले साल जितनी भी बार हमने मिले हैं मैंने हमेशा दर्शकों को आश्वस्त किया है कि बाजार बहुत अच्छा है और कोई भी गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी के मौके देखने चाहिए, कहीं भी घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि भारत इस समय दुनिया में जिस नजरिए से भारत को देखा जा रहा है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव रुझान बन रहा है और हमें शॉर्ट टर्म चीजें नहीं देखनी चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। ओवरऑल 2024 इलेक्शन ईयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं, तो हमें लगता है कि ये साल जो है ये कंसोलिडेशन का ईयर रह सकता है। बट ओवरऑल जो आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो बाइंग ऑन डिप्स की रहनी चाहिए और 2025 के अंत तक हम सेंसेक्स का जो लक्ष्य देख रहे हैं वो 1 लाख का देख रहे हैं। और बार बार मैंने आपके चैनल के थ्रू ये चीज रिपीट भी की है कि 2025 के अंत तक हम सेंसेक्स 1 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। चलिए, तो घबराना नहीं है, ये हर गिरावट एक खरीदारी का मौका है। छोटी अवधि के लिए मत सोचें, ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं, उनको स्टॉप लॉस की जरूरत है, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो फिर आप जो भी गिरावट है उसमें थोड़ा थोड़ा, जब भी आपके पास पैसे हों तो अच्छे शेयरों में आप पैसे लगाएंगे तो फिर आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। और 2025 के लिए नेगी साहब का जो लक्ष्य है वो 1 लाख का सेंसेक्स वो देख रहे हैं, तो यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप 2 साल 3 साल के नज़रिए से पैसे लगा रहे हैं तो आपको अच्छे रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। और इस बीच तमाम सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ आ गई हैं, बहुत सारे सवाल कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आ गए हैं। और इस बीच हमारे साथ आज के पहले दर्शक जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो है मनबोध कुमार मिश्रा जी। कह रहे हैं कि सर हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू। आपको भी मनबोध जी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। कह रहे हैं कि आयशर मोटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? आयशर मोटर्स को लेकर के ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज ऑटो क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को थोड़ा सा मिल रहा है। अभी हालांकि आयशर मोटर्स हरे निशान में है, नंबर्स आए थे इनके तो वो थोड़े से बेहतर रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? 3900 के आसपास 3893 का स्तर देखने को मिल रहा है। 1 महीने में थोड़ी चाल सुस्त रही है, करीब 7% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं? सर देखिए, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर काफी बुलिश हैं और एक हमने थ्योरी बनाई थी जिसको हम एक्सपेंडिचर थ्योरी बोलते हैं। अगर आप देखें तो 2000 से लेके 2005 के बीच में लगभग 50 लोगों पर एक गाड़ी हुआ करती थी
और एक जो होल्डिंग पीरियड होता था गाड़ी का वो 10 साल का होता था। यही 2010 से 2015 के बीच में आपका 25 लोगों पर एक गाड़ी आ गई, और जो होल्डिंग पीरियड था वो 5 से 6 साल आ गया। अब 2020 से 2025 का जो समय है, इस समय जो सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है कि हर 10 घर के ऊपर एक गाड़ी है, और हर 3 साल के अंदर इंसान अपनी गाड़ी चेंज कर रहा है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की इस समय जो सेल्स है, जो नंबर्स हैं, जिस तरह के लॉन्चेस हो रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। आयशर मोटर्स की अगर बात करते हैं तो मेनली उनका जो रेवेन्यू आता है वो दो सेगमेंट से आता है। एक तो है ट्रैक्टर्स, और दूसरा है जो उनका रॉयल एनफील्ड की सेल्स होती है उसको लेकर। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, बट हमें लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस समय आपको जहां रहना चाहिए वो है आपका फोर व्हीलर सेगमेंट, विच इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल। तो हमें लगता है कि आयशर मोटर की जगह अगर आप टाटा मोटर्स या मारुति का चुनाव करेंगे, वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आयशर मोटर कंपनी में कोई समस्या नहीं है, बट ऑटोमोबाइल सेक्टर को अंडर परफॉर्म ये स्टॉक कर सकता है। ठीक। ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई, और अब सियाराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। सियाराम जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, दिल्ली से ही बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और क्या करते हैं सियाराम जी आप? सर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते, असिस्टेंट इंजीनियर। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है सर, फिर तो आप निश्चिंत रहिए। तो आपको तो कोई समस्या टेंशन की बात है नहीं। बताइए जरा प्रश्न क्या है आपका। शेयर बाजार में कब से रुचि ले रहे हैं? सर अक्टूबर 2022 से स्टार्ट किया था। पहले स्टार्टिंग में शेयर 1000 रुपए के खरीदे थे बस। अच्छा अच्छा, तो अब रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, खुश हैं आप? जी सर। अच्छा बताइए क्या प्रश्न है। सर मैंने HMA एग्रो में IPO में देते मुझे 100 शेयर। अच्छा अच्छा। तो सर अभी उसके स्प्लिट भी हुए, 1000 शेयर हुए वो, लेकिन अभी रेट डाउन जा रहा है एकदम। तो सर क्या आगे क्या करे सर? अच्छे में एग्रो पर हमने कल बात की थी यहाँ पर। अब जो है आपके पास अभी तो आप नुकसान में बहुत ज़्यादा नहीं होंगे सर, लेकिन ये है कि हाँ, चूंकि आप होल्ड कर रहे हैं लंबे समय से, तो जिस तरह का रिटर्न बाकी जगहों पर देखने को मिल रहे हैं शायद वैसे रिटर्न ना देखने को मिले। सर ये बीफ मीट एक्सपोर्ट कारोबार में कंपनी है, और 2023 में भी हाल ही में जो है इसका IPO भी आया था, लिस्टिंग हुई। उसके बाद से हमने देखा बहुत अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिले। उसके बाद से कंपनी के ने शेयर स्प्लिट किए थे अपने। अगर आप ट्रैक करते हो तो HMA एग्रो पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सर इस पर्टिकुलर कंपनी को मैं ट्रैक नहीं करता हूं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा कर रहा है, और उसी सेक्टर में काफी अच्छे विकल्प अवेलेबल हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा साइजेबल कंपनीज में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है उनमें जाना चाहिए। IPO के लिहाज से अगर आपको कुछ रिटर्न इसमें मिल गए हैं तो इससे बुक करके एग्जिट करने की सलाह हम देंगे। हालांकि इस पर बहुत अच्छी कवरेज हमारी अभी तक नहीं है, और ठीक। बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट इसमें नजर नहीं आता है। तो सर अगर आपको कुछ मिल रहे हैं यहाँ पर, मिल ही रहे होंगे थोड़े बहुत, तो एक बार के लिए बुक कर लीजिए। बहुत सारे विकल्प हैं बाजार के अंदर, वहाँ अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको रिटर्न जो है लंबे समय पर रुकने पे अच्छे मिल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप समय भी दें और उस तरह के रिटर्न ना मिले तो फ़ायदा नहीं है। ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और अभी कुछ ही देर हुई है कार्यक्रम शुरू हुए, और 125 से ज़्यादा दर्शक इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस 2024 में नए रिकॉर्ड जो है बनाते हुए दिखाई दें। अपने मित्रों, अपने परिवारजनों को, सबको आप शेयर करें लिंक जो है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम से जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। चलिए, इस बीच बरखा दास जी कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बरखा जी, कैसे हैं आप? RK फोर्जिंग पर इनका प्रश्न है। कह रही हैं कि RK फोर्जिंग में अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या हाल फिलहाल की जो गिरावट आई है उसमें खरीदारी कर सकते हैं नहीं क्या? तो अभी शायद दिनों इनके पास कुछ होंगे, या फिर फ्रेश बाइंग ही करना चाह रही हूँ। अभी अगर हम देखें RK फोर्जिंग 708 के आसपास चल रहा है, लेकिन पिछले एक महीने में 10-10.25% का करेक्शन देखने को मिला है। तो क्या ये जो 10% का करेक्शन देखने को मिला 6 महीने में, ये करीब 60-70% चला, और उसके बाद 10% का करेक्शन, क्या पर्याप्त करेक्शन है या और नीचे आने का वेट करना चाहिए? तो देखिए, जो सेगमेंट है डिफेंस से रिलेटेड है, और काफी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं इस समय। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए हैं। आपको इंतजार करना चाहिए थोड़ा और नीचे आने का। यहाँ से फर्दर 10% की गिरावट मिलती है तो वो एक अच्छे रेट हो सकते हैं इसको खरीदने के लिए। ओवरऑल सेक्टर पर हम बुलिश है, डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, बट वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है। तो कहीं पे भी डिफेंस सेक्टर में अगर बाइंग कर रहे हैं तो एक लंबी अवधि का नजरिया रखिए, और दूसरा अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो वहां पर आपको पैसा और लगाने की पॉकेट रखनी पड़ेगी। ठीक।
इस बीच योगी जी कह रहे हैं कि विपुल जी, नेगी जी और मणिनारायण की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, कैसे हैं आप? और धन्यवाद आपका कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। बहुत सारे सवाल अदानी ग्रुप पे आ रहे हैं, बस 1 से 2 मिनट का समय दीजिए। और बहुत लोग कह रहे हैं अदानी पोर्ट में इतनी वोलेटिलिटी क्यों है, बाकी शेयरों में इतनी वोलेटिलिटी क्यों है। तो बने रहिए, पूरी डिटेल में चर्चा जो है आज नेगी साहब के साथ करेंगे हम, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी दूरी रहनी चाहिए या जिनके पास हैं उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो आप कार्यक्रम में बने रहिए। सुनीता चौधरी जी कह रही हैं नमस्कार श्रीमान जी विपुल जी। नमस्कार सुनीता जी, कैसी हैं आप? और इसके अलावा जो है सतवंत राठौर जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं कि बेस्ट शो ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। थैंक यू मणिनारायण। धन्यवाद सर सतवंत जी, आपकी अच्छी अच्छी टिप्पणियों के लिए बड़ी ऊर्जा मिलती है इससे। कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि गोदावरी पावर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 500 शेयर और इनका एवरेज 400 रुपये पे है, और कह रहे हैं 2 साल का इनका नज़रिया है, क्या रणनीति होनी चाहिए ये समझना चाह रहे हैं। तो पावर क्षेत्र के अंदर हमने देखा हाल फिलहाल में काफ़ी सकारात्मक रुझान देखने को मिला है, और आज भी अगर हम देखें तो लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ गोदावरी पावर का शेयर जो है, और इनकी खरीद का भाव इन्होंने जो बताया है हमें, वो बताया है 400 का। चलिए पहले तो आपको सतवंत जी बहुत बहुत मुबारक, 400 पे आपने लिए हैं, 800 के आसपास शेयर पहुंचता हुआ, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है शेयर आपकी खरीद से। काफ़ी शानदार मूव रहा है सर, 1 महीने में 12%, पिछले 6 महीने में 50% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, और 1 साल में लगभग डबल हो गया है। तो अच्छे प्रॉफिट में है, कहाँ एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉफिट खाली पेपर पे ना रहे, खाली ऑनलाइन ना दिखे, इनके पास भी रहे। तो क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे या क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? तो देखिए, अच्छी कंपनीज में ना रिटेल इन्वेस्टर बड़ी मुश्किल से एंटर कर पाता है, और ये एक उसी तरह की कंपनी है जो इस समय काफी अंडर वैल्यूड कंपनी मुझे नजर आ रही है। इनके रेवेन्यूज काफी अच्छे कंसिस्टेंट रहे हैं कोविड के बाद से अब तक। हर साल हमें 15% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट ईयर को छोड़ दें तो ओवरऑल प्रॉफिट्स में अच्छा ग्रोथ है। डेट लगातार कंपनी कम कर रही है, तो हमें लगता है कि पावर सेक्टर लाइमलाइट में है, और उसमें ये कंपनी है जो काफी कंसिस्टेंट कंपनी है। तो आपको समय देना चाहिए, और हो सकता है ये स्टॉक यहां से आपको मल्टीबैगर बनकर बहुत अच्छे रिटर्न्स दे। तो इसमें होल्ड करने की सलाह होगी। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, तो सर आप बने रहिए, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए इस बीच मल्टीबैगर का जिक्र हो रहा है, और जो है हमारे एक अगले दर्शक हैं, वो हैं विनय शाह, माफ़ कीजिएगा, विनय शाह जी ने कहा सवाल किया है कि BHEL सेल कर दूं क्या, 85 रुपये में लिए हैं। अभी 2-3 दिन पहले सर इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है और काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। अब सोचिए 85 पे लिए हैं और 200 के आसपास शेयर मतलब चल रहा है, और ये हालत तब है जबकि गिरावट आज 3% से ज़्यादा की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये होता है कि अगर आप धैर्य के साथ अच्छी कंपनियों में बने रहते हैं तो किस तरीके के रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 महीने में करीब 12-13% की तेज़ी देखने को मिली, और 6 महीने में 125% की रैली आ चुकी है सर BHEL के अंदर। कैसे देख रहे हैं सर? ऑर्डर इनफ्लो लगातार बना हुआ है और शानदार रैली देखने को मिली है। करेक्शन के बावजूद ये अच्छे प्रॉफिट में है, लेकिन ये अब ये डर रहे होंगे शायद कि अब इन्होंने 200 के ऊपर के भाव देखे हैं, तो अब ये नीचे आता हुआ उनको लग रहा है क्या सेल कर दें क्या? सर देखिए, डरना भी चाहिए। BHEL एक इस तरह की कंपनी है जो काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रही थी बाजार को, और एक फ्रंटलाइन गवर्नमेंट कंपनी होने के बावजूद इसका परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा था जिस तरीके का एक्सपेक्टेड है। अभी पिछले 1-2 सालों से देखा जाए तो थोड़ा सा कंपनी ने टर्न अराउंड होने के सिम्टम्स दिखाए हैं, बट रिस्क डेफिनेटली बनता है। तो इस तरह की कंपनीज में केयरफुल रहना बनता है। तो हमें लगता है कि अगर 180 क्लोजिंग बेसिस पर ये तोड़ देता है तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, अदरवाइज इसमें बने रहे। हो सकता है कि ये रैली आपकी 240-250 तक भी कंटिन्यू कर जाए, बट 180 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और उसके बाद रणनीति अपनी बनाएं। अनमोल मिश्रा जी कह रहे हैं कि विपुल सर कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं अनमोल जी, कैसे हैं आप? और कह रहे हैं कि आप देखना एक दिन 10,000 लोग लाइव देखेंगे बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ द शो एंड एंकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी। ऐसे ही ऊर्जा देते रहिए, हम लोग अपनी मतलब जो है सकारात्मक ऊर्जा जो है आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, कबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप कुमार, माफ़ कीजिएगा। और प्रदीप कुमार जी का प्रश्न ले उससे पहले आपको बता दें कि टाटा कह रहे हैं कि अदानी पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, अदानी पोर्ट, अदानी विल्मर का किस अदानी के शेयर पर लगे। बस 2 मिनट रुकिए और तुरंत इस पर जो हम चर्चा शुरू करते हैं। पहले कबीर जी से बातचीत कर लेते हैं। कबीर जी नमस्कार। हेलो सर, प्रदीप कुमार बात कर रहा हूँ सर। हाँ प्रदीप जी नमस्कार, माफ़ कीजिएगा जी। कैसे हैं सर सर प्रदीप जी? बस सर बढ़िया सर। मेरा ये सवाल था, एक मैंने 2 शेयर लिए हुए हैं, आरती इंडस्ट्रीज और सर पैरामाउंट कम्युनिकेशन। कौन सा दूसरा बताया आपने? मुझे
पैरामाउंट कम्युनिकेशन और आरती इंडस्ट्रीज। चलिए अभी आरती पे डिस्कशन कर लेते हैं। आरती कितने शेयर लिए रखे हैं सर आपने? सर आरती के मैंने अभी 10 शेयर लिए हुए हैं। अच्छा, किस भाव पे? और 658 के बाएंगे सर इसकी। 658 के भाव पे लिए हुए। और क्या नजरिया है आपका सर? सर ये 1 साल का नजरिया है मेरा। 1 साल तक? जी जी। अच्छा ठीक है, 658 पे लिए, 654 चल रहा है। और थोड़ा सा जब शेयर जब मोमेंटम में होता है तो थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा, कोई बात नहीं। लेकिन 16% के आसपास की रैली यहाँ पर पिछले 1 महीने के अंदर देखने को मिली है। सर 2-4 रुपये का नुकसान हो रहा है आरती इंडस्ट्रीज़ पे इनको जो है, और नज़रिया इनका लंबी अवधि का है। 1 साल, मतलब लंबी अवधि का नहीं, 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। अभी किस तरीके से इनकी रणनीति होनी चाहिए आरती इंडस्ट्रीज़ को लेकर के? सर देखिए, ये कंपनी बिलोंग करती है स्पेशलिटी केमिकल से, और केमिकल सेक्टर में इस समय काफी समस्याएं चल रही हैं। और अगर देखा जाए तो अंडर परफॉर्म कर रहा है ये सेक्टर ओवरऑल मार्केट को। जिस समय मार्केट ने अराउंड 20-22% के रिटर्न्स दिए हैं, इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो मुझे लगता है कि सेक्टर का जो चुनाव है वो थोड़ा सा गलत है। कंपनी आरती इंडस्ट्रीज ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, और इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। बट हमें लगता है कि कंसोलिडेशन का दौर जारी रह सकता है। तो इस सेक्टर से निकलकर, इस कंपनी से निकलकर कहीं और आप पैसा लगाएंगे तो वहां बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। इस बीच हैरिस जी कह रहे हैं सर मैंने सभी ग्रुप में शेयर कर दिया है मनी 9 का लिंक, मनी 9 इज़ द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग इस तरीके से जो है मनी 9 के कार्यक्रमों को अपने मित्रों, अपने परिवारजनों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच जो है अवधेश कुमार जी जो है टाटा पावर के बारे में जानना चाह रहे हैं। टाटा पावर में बहुत सारे सवाल हैं, तो इसलिए जो तमाम हमारे दर्शक हैं उनको बता दें कि एक ही प्रश्न के उत्तर में आप सभी जो है अपनी रणनीति बना लीजिएगा। सर टाटा पावर पे क्या सलाह रहेगी आपकी, क्योंकि टाटा पावर में एक शानदार मूव, पावर सेक्टर में ही खैर शानदार मूव देखने को मिला है। और टाटा पावर की अगर बात करें तो अभी 327-328 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर इनका प्रश्न तो ये है कि क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर पहले से निवेशित हैं, उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी? निश्चित रूप से ज़्यादातर लोग इस समय या तो प्रॉफिट में होंगे या ब्रेक इवन के आसपास होंगे। एक शानदार मूव 1 महीने के अंदर करीब 16-17% की रैली रही है और 6 महीने में करीब 50%। अभी पावर क्षेत्र को लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं और टाटा पावर पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर देखिए, एक लाइमलाइट में है ये सेक्टर और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमें लगता है कि ये जो कंपनी है ये भी ओवरऑल अच्छी कंपनी है। बट इसमें रिटेल होल्डिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि हर तेजी पर बिकवाली आ जाती है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शायद पावर सेक्टर में इससे बेहतरीन विकल्प है। अभी हमने गोदावरी पावर की बात की थी, वो एक बहुत अच्छी कंपनी है। कल्पतरु पावर है, वो बहुत बेहतरीन कंपनी है। तो फ्रंट लाइन पावर कंपनीज को छोड़कर अगर थोड़ा सा मिड कैप स्पेस के अंदर जाएंगे तो वहां ज्यादा बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो टाटा पावर में कोई भी आपको यहाँ से 5% 10% की तेजी और देखने को मिले तो आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और गोदावरी पावर या कल्पतरु पावर जैसी कंपनीज में निवेश करना चाहिए। इवन सीईएससी भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो उस तरह की कंपनीज में आप निवेश करने का देखिए। ठीक। इस बीच सुशील आनंद जी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं 30 दिन से 30 क्वेश्चन पूछे लेकिन कोई भी सिंगल रिप्लाई नहीं मिला है। सर आज ही आपका प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और क्षमा चाहेंगे कि आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं इंडिया ग्लाइकोल के, और इन्होंने ख़रीदे हुए हैं 800 रुपये के भाव पर, और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। इंडिया ग्लाइकोल पे अगर ज़रा एक बार नज़र डालते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पर मुझे ख्याल से 5-6 दिन पहले कुछ एक खबरें थी और उसके चलते एक मोमेंटम देखने को मिला था इंडिया ग्लाइकोल्स के अंदर। मेरी खबर मेरे दिमाग से निकल रही है इस समय। 848 के आसपास अभी शेयर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनकी खरीद जो है 800 की है, तो प्रॉफिट में है सर। अब नज़रिया इन्होंने नहीं लिखा है कि कितने दिन तक ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपये मिल रहे हैं हर शेयर पे, तो क्या अभी होल्ड करना चाहिए या फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? तो देखिए, जो कंपनी है ये काफी हद तक ट्रेडिंग काइंड ऑफ कंपनी है और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की कंपनी नहीं है। इसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है। इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट के नंबर्स भी आप देखें तो कंसिस्टेंट नहीं है। लगातार कभी बहुत अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, कभी बहुत खराब नंबर्स आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह की कंपनीज में आप लंबे समय के लिए तो निवेश नहीं कर सकते, बट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बनती हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आप इसमें जहां मौका मिले वहां पर निकलने की कोशिश करें, और नीचे के स्तरों पर आप बाइंग करने की कोशिश करें। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये स्टॉक नहीं बनता है। चलिए, तो तेजी के हिसाब से शायद नहीं बनता है। चलिए, इस बीच जो है बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल जो है वो रिलायंस, माफ़ कीजिएगा, अदानी को लेकर के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो अब जरा अदानी समूह पर ही चर्चा कर लेते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर अदानी समूह को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जरा सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाइए और किस तरह की वोलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिली। क्या कुछ कहा गया हिंडनबर्ग मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप पर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि सेबी के मामले को लेकर के कोर्ट के पास सीमित अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि एफपीआई के मामले में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो निकल करके आई है। और साथ ही साथ एसआईटी को जो केस ट्रांसफ़र किया जाना था उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। उनका ऐसा कोई मामला निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि महत्वपूर्ण बात जो है, शेयर क्यों गिरे, पहले बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गए और नीचे क्यों आए, क्योंकि जो है 24 मामलों को लेकर के जांच हो रही थी, 22 मामलों में जांच हो गई है। तो अभी भी ये कहा गया है कि 2 मामलों में 3 महीने के अंदर जो है वो सेबी अपनी जांच जो है वो सबमिट करे, यानी कि पूरी तरीके से अभी क्लीन चिट नहीं मिली हुई है। इसको लेकर के शायद थोड़ी सी आशंका है। लेकिन एक मामला कि एफपीआई मामले में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है, और दूसरा सेबी से एसआईटी को या सीबीआई को या किसी भी अलग टीम को जो है देने को ये केस जो है वो बना कर दिया गया है। थर्ड पार्टी की रिपोर्ट को उन्होंने कहा, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको हम सबूत नहीं मान सकते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण कमेंट हैं, एक तो एफपीआई मामले में कोई अनियमितता नहीं, दूसरा थर्ड पार्टी की जो रिपोर्ट आई है उसको कोई सबूत नहीं मांगा जा सकता है। लेकिन वोलेटिलिटी क्यों देखने को मिली, क्योंकि अभी भी 2 मामलों में जांच बाकी है। 2 मामलों को लेकर के अभी भी सेबी को जांच करनी है, और वहां पर क्या कोई कंसर्न निकल के आ सकते हैं, ये एक बड़ा कंसर्न निवेशकों के मन में है, जिसकी वजह से आज की ये वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। शुरुआती दौर में हमने देखा 8-8, 10-10, 12-12, 13-13% की तेज़ी देखने को मिली। जरा एक एक करके जरा जो है कुछ एक शेयर जो है जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है अदानी समूह के अंदर। तो आज काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहा है अदानी समूह के लिए। क्या करना चाहिए, एक एक शेयर पे जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बात हम करते हैं कि अदानी पोर्ट को से शुरू करते हैं। अदानी पोर्ट में आज हमने देखा कि आज 1144 रुपये तक का हाई लगाया है इस शेयर ने, और अभी जो शेयर भाव देखने को मिल रहा है वो 1097, 1098 का देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। अभी भी थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन अभी भी 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट पे सर आपकी राय? विपुल जी, देखिए अदानी ग्रुप को लेकर लास्ट ईयर काफी डिस्कशंस आपसे हुए थे, और हमारी एक ही सलाह थी लगातार कि ये पूरा ग्रुप आपका अवॉइड किया जाना चाहिए, और इस सेक्टर के अंदर अगर कोई इन्वेस्टेबल कंपनी है वो सिर्फ अदानी पोर्ट है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये हमें महंगी नहीं लगती है। कंपनी काफी कंसिस्टेंट है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी काफी बेहतरीन नजर आती है। तो अडानी ग्रुप में अगर आपको निवेश करना है तो अडानी पोर्ट उसमें सबसे बेहतरीन कंपनी है, और इसी में ही निवेश किया जाना चाहिए। इस मामले की अगर बात करें तो देखिए, मामला तो पहले से क्लियर था कि इसमें कुछ निकलना नहीं है, बट अदानी ग्रुप को लेकर एक समस्या जो नजर आती है कि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, डेट बर्डन कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा है, तो उसको लेकर सवालिया निशान लगे हुए हैं। मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स पर ना तो कभी डाउट था, इवन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले भी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी, बट वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स बने हुए थे, वो आज भी बने हुए हैं। बट इस ग्रुप में अगर निवेश करना है तो अडानी पोर्ट सबसे बेहतरीन विकल्प है। अदानी पोर्ट पे अभी क्या करंट लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अभी भी आप अगर शिपिंग और पोर्ट्स का सेगमेंट देखते हैं तो उसमें स्टॉक थोड़ा सा अंडर वैल्यूड ही ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज, कंसिस्टेंसी वाइज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वाइज एक अच्छा कंपनी नजर आती है। तो हमें लगता है कि यहां से भी 1400-1500 के लक्ष्य रखकर आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक। अगली कंपनी जो है अदानी एंटरप्राइजेस, इसमें भी आज हमने देखा काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला, और ये शेयर 3200 रुपये तक आज पहुंच गया था। 3199 ये आज का इंट्राडे हाई जो है इसने लगाया है। अभी 3002, 3004 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस 2-2.25% ऊपर। बहुत वोलेटिलिटी सर अब देखने को मिल रहा है, बहुत हाई, इतने हाई बीटा स्टॉक होते नहीं थे अदानी के, लेकिन जब से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से तो मतलब या तो शेयर आप छप्पर फाड़ के ऊपर जाता है या फिर लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं जब शेयर नीचे आता है। तो इतनी वोलेटिलिटी के बीच में क्या इस तरह के शुरू में रहना चाहिए, और अदानी एंटरप्राइजेस पे आपकी राय, क्योंकि बहुत सारे सवाल अदानी एंटरप्राइजेस पे भी आए हुए हैं। सर देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं या स्पेकुलेटर हैं, डेफिनेटली आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा कंसर्न वैल्यूएशंस को लेकर है, मेरा कंसर्न डेट को लेकर है। ये 2 कंसर्न्स अगर दूर हो जाते हैं तो डेफिनेटली आई वुड लव टू इन्वेस्ट इन अदानी स्टॉक्स। अदरवाइज ये कंसर्न्स ऐसे हैं जो हमें निवेश करने से रोकते हैं, और ये कंसर्न हर इन्वेस्टर के लिए वैलिड होने भी चाहिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी जैसे जैसे न्यूज फ्लो आएगा। पहले भी हमने यही कहा है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से अगर आप देखते
देखते हैं तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली इसमें मिलेंगी। जब जब बड़े फॉल आते हैं आप खरीद सकते हैं, जब जब बड़ी तेजी आती है आप बेच सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको अवॉइड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अवॉइड करना चाहिए इन बाकी शेयरों को। इसी के साथ साथ सर मैं चाहूँगा कि जिस भी शेयर पे हम बातचीत करें आप ये भी बता दीजिएगा कि जिनके पास पहले से पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत लंबा इंतजार किया, बहुत लोग अब जाकर के ब्रेक इवन में आए हैं या हो सकता है कि मुनाफे में आए हों, तो क्या उनके लिए एग्जिट कर लेना ही सबसे बेहतर रणनीति होगी, ये भी हम चाहेंगे कि आप बताते रहें। रामवीर राठौर जी का भी अगला प्रश्न है अदानी ग्रीन को लेकर के, लेकिन पहले जरा अदानी पावर पे डिस्कशन कर लेते हैं। अदानी पावर में भी आज हमने देखा 5% का अपर सर्किट लगा और उसके बाद से जिस वॉलेटिलिटी के बाद जो है हमने देखा कि थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, सर्किट खुला है लेकिन अभी भी 3-3.25% ऊपर है। 544 रुपये ये आज का इंटरडे हाई है, यहाँ पर अभी भी 3-3.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक जो यूफोरिया क्रिएट हुआ था 2 दिन से अब थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अच्छी बात है। अदानी पावर पे सर आपकी राय, जिनके पास सर अगेन सेक्टर अच्छा है तो मेरी सलाह तो यही होगी, तेजी मिलती है तो निकलने की कोशिश करिए और दूसरी जो कंपनीज हैं इस सेक्टर की, पावर सेक्टर की, वहां पर निवेश कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक से मुझे लगता है कि तेजी में निकलना चाहिए। चलिए अदानी से आपको अदानी इससे पावर से आपको जो है तेजी में जो है निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच रामवीर ठाकुर जी का प्रश्न आ रहा है बार बार अदानी ग्रीन को लेकर के, तो जरा पहले अदानी ग्रीन डिस्कस कर लेते हैं। अदानी ग्रीन पे अगर हम देखें अभी जो भाव देखने को मिल रहा है, आज यहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी शानदार रफ्तार जो है देखने को मिली थी और इस तरह की रफ्तार देख करके एक तरीके से डर भी लगता है कई बार। आज जो है अभी भी 5.25% ऊपर है और ये आज 1747 का इसका इंट्राडे हाई है सर, और 1688 पे अभी ट्रेड करता हुआ 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर देखने को मिल रही है। और रामवीर जी ने लिए हुए हैं 1720 पर इन्होंने लिए हुए हैं, 1720 पे लिए हुए, इसका मतलब इन्होंने आज ही खरीदे हैं। अच्छा, कुछ लोग जब देखते हैं कि शेयर में बिल्कुल मतलब इतनी शानदार रैली देखने को मिल रही है तो थोड़ा ठहरने की कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है आज ही इन्होंने लिए हैं 1720 पे। अब तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ना हो जाए सर, क्योंकि शेयर तो चल चुका काफ़ी ज़्यादा। सर 1720 पे लिया अदानी ग्रीन, अभी 1688-1679 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज 1747 का हाई लगाया है और 1720 पे इन्होंने ख़रीदा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? सर डेफिनेटली इन्होंने इस रेट पे खरीदा है तो ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदा होगा, पहली चीज तो। दूसरी चीज, अगर ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदा है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहां पर लगाना है। वैल्यूएशन की बात करें तो आज इस कंपनी का करंट प्राइस के हिसाब से 2,67,000 करोड़ का मार्केट कैप बनता है और उसके अगेंस्ट में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 8,000 करोड़ का है और प्रॉफिट है वो 900 करोड़ का है। तो ये वैल्यूएशंस कहीं भी जस्टिफाई नहीं होते हैं और ना ही कोई इस तरह का आउटलुक नजर आ रहा है कि ये कंपनी 50,000 करोड़ का या 40,000 करोड़ का रेवेन्यू करना शुरू कर देगी आने वाले 1-2 साल के अंदर। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशंस जस्टिफाई करने में कंपनी को हो सकता है 5 से 10 साल लग जाएं और उसमें भी इनको 50% प्लस का ग्रोथ रेट शो करना पड़ेगा, तभी ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। अदरवाइज वैल्यूएशंस कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है, डेट कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो उस लिहाज से आपको इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए सर, वरना कहीं अगर आप ट्रैप हो गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये फिलहाल आपके लिए राय फिलहाल निकल करके आती हुई। चलिए अदानी टोटल भी लेकर के आ जाइए और उसके बाद से फिर कुछ एक सवाल लेकर के फिर सीधे बदल स्टॉक्स पर जाएंगे। तो ये खबर यहाँ पर निकल करके आई थी। एक बार जो है अदानी टोटल पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। 1068 के आसपास चल रहा है, अदानी टोटल के ऊपर आपकी राय क्या रहेगी सर? सर देखिए, अगेन सेम कंसर्न बना हुआ है मेरा। जिस तरह का फॉल देखने को मिला था इन स्टॉक्स में, बहुत जल्दी रिटेल इन्वेस्टर इनसे ट्रैप हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि दोबारा से जो हाई हमने देखे थे वो हाई दोबारा देखने को मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव थे और अभी भी एक्सपेंसिव हैं। तो अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो शायद आपको इन कंपनीज को एक बार रिव्यू करना बनता है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। बिल्कुल। तो निवेश के लिए विके नेगी जी का कहना है कि आपको जो है अगर आपको निवेश करना है तो अदानी पोर्ट उनको अच्छा लग रहा है। अदानी एंटरप्राइज को लेकर कुछ एक कंसर्न है, अगर वो दूर हो जाते हैं तो वो भी जो है उनको थोड़ा बहुत ठीक लग रही है, लेकिन बाकी जो है अदानी के समूह में कई सारे जो कंसर्न हैं वैल्यूएशन को लेकर के वो उनको चिंताजनक लग रहे हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगले दर्शक के पास जाने से पहले एक बार ग्राफिक्स के जरिए फिर से आपको दिखा देते हैं उसमें क्या पॉजिटिव बात है, इसकी वजह से आज सुबह से मोमेंटम बना हुआ था, और क्या वो निगेटिव बात जो कंसर्न है जिसकी वजह से बाद में बिकवाली जो है ऊपरी स्तरों से देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि थर्ड पार्टी की रिपोर्ट को सबूत नहीं मान सकते, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने।
दूसरी जो चिंताजनक बात ये है, ये जो निवेशकों के लिए वो ये है कि 24 में से 22 मामलों पे तो बात हो गई है, लेकिन 3 महीने में 2 जांचें और पूरी करनी है। तो क्या वहाँ पे कुछ निकल के आ सकता है, इसको लेकर के अभी भी कंसर्न बना हुआ है। शेयरों समूह के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा आज हमने वोलेटिलिटी देखी है। सेबी के मामले में कोर्ट के सीमित अधिकार हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन जो एक राहत की बात है वो ये बात कही गई है कि एफपीआई मामले में कोई भी अनियमितता नहीं है और किसी भी अलग से एसआईटी बैठाने की आवश्यकता नहीं है, कोई ठोस अधिकार जो है वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं, जिसकी वजह से आज हमने देखा वोलेटिलिटी का माहौल काफ़ी उतार चढ़ाव अदानी समूह के शेयरों में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र राठौर जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सुरेंद्र जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर पहले तो आपको सब बधाई सर नए साल की। अरे सर आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके लिए आपके परिवार के लिए बड़ा अच्छा रहे ये साल, यही हमारी शुभकामना है सर। बताइए सर। हाँ सर जी सर कहाँ मैं से बोल रहे हैं? अहमदाबाद नरोड़ा से बोल रहा हूँ सर मैं। ओह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। केम छो सुरेंद्र जी? हाँ साहब मजामा। सब मजामा, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये 2024 सबके लिए अच्छा रहे। क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास JSW इंफ्रा के शेयर है 125 क्वांटिटी। 125 ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं आपने? 216। 216 पे लिए हुए हैं, अच्छा। और नजरिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर इसका सर आगे का भविष्य क्या होगा सर? अच्छा, तो सर मैं इसमें रह सकता हूँ 4 साल 5 साल तक। अच्छा 4 साल 5 साल, चलिए अच्छी बात है। हालांकि अगर देखा जाए, अगर फंडामेंटल्स को लेकर के अब तक हमने जब से आईपीओ आया है हमने जो कवरेज की है, ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना ये है कि फंडामेंटल भारत की अगर ग्रोथ बनती है तो निश्चित रूप से पोर्ट कारोबार को लेकर के एक काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और 3-4 साल का आपका नज़रिया है। बाकी हम पूछते हैं यहाँ पर कि क्या सलाह यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट वीके नेगी जी दे रहे हैं। नेगी जी आपकी राय जानना चाहेंगे। JSW इंफ्रा हाल की लिस्टिंग 216 पे इन्होंने खरीदे हैं, 212-13 पे चल रहा है, 2-3 रुपये का नुकसान है, लेकिन नज़रिया इनका काफ़ी लंबी अवधि का है, 3-4 साल का नज़रिया है। तो क्या अभी बने रह सकते हैं या आपकी सलाह क्या रहेगी? तो 3-4 साल के नजरिए से निवेश करना है तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मार्केट में और भी अवेलेबल हैं। JSW इंफ्रा एक नई कंपनी है और वैल्यूएशंस अगेन बहुत एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं। 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। कंपनी ने अभी प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखानी शुरू नहीं की है और इनके पास कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी ऐसे नहीं नजर आते हैं जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हो सके। तो अगर इंफ्रा स्पेस में आपको निवेश करना है तो जो कंपनीज अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं, स्पेशली अगर हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो रेलवे में इस समय बेहतरीन विकल्प बन रहे हैं और रेलवे का ग्रोथ है जो अगले 5 से 10 साल तक जारी रह सकता है। तो हमें लगता है कि आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, आप रैंडम कॉल्स नहीं ले सकते। और JSW के नाम पर अगर आपको निवेश करना है, JSW स्टील एक बेहतरीन विकल्प है, बट JSW इंफ्रा को लेकर वैल्यूएशंस कंसर्न है, तो इस कंपनी से निकलने की सलाह होगी और कहीं और आप निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर। कहीं और निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जहां आपको आपके भाव मिल जाए। 2-3 रुपये का अंतर है, कोई ज़्यादा आप नुकसान में नहीं है। तो जब आपका नज़रिया इतना लंबा है तो ऐसे शेयरों पे निवेश करिए जहां पर कि पहले से वो टेस्टेड हो, जहां पता हो कि आगे चल के भविष्य में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चलिए रिया जी का एक प्रश्न आया है, वो जरा ले लेते हैं। वो शायद फ़ोन लाइन पे उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, कुछ उनका कारण है जिसकी वजह से। तो उनका प्रश्न जरा स्क्रीन पर ले आइए और वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर उनका प्रश्न ये प्रिया पांडे जी का ये है, बोरोसिल के ऊपर इनका प्रश्न आया है कि 50 शेयर इन्होंने बोरोसिल के ले रखे हैं और ये इनकी खरीद का भाव है 437 रुपये के आसपास का। अभी अगर हम देखें तो जो बोरोसिल का भाव देखने को मिल रहा है वो 337 रुपये के आसपास चल रहा है। इनकी खरीद 437 की थी शायद। एक बार ज़रा फिर से इनका सवाल दिखा दीजिएगा ताकि इस थोड़ी सी स्पष्टता रहे। इनकी खरीद थी 437, बिल्कुल 100 रुपये पर शेयर का नुकसान इनको यहाँ पर बोरोसिल के अंदर हो रहा है। सर पिटाई काफ़ी अच्छी खासी हो रही है शेयर की। एक महीने में 25% के आसपास करेक्ट हो चुका है, पिछले 6 महीने में 19% करेक्ट हुआ है। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो भी यहाँ पे कोई खास रिटर्न आते हुए दिखाई दे नहीं रहे हैं। अब इस तरह के शेयरों में क्या करें, बने रहें कि निकल जाएं, क्योंकि दायरे में ही है, एक सीमित दायरे में। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? तो देखिए, ये जो कंपनी है ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट्स के अंदर है, हालांकि एक इंफ्रा से जुड़ा हुआ स्पेस है ये, बट हमें लगता है कि ये स्कोप ऑफ ग्रोथ बड़ा लिमिटेड हो जाता है इस तरह की कंपनीज के लिए। और अगर कोई ट्रिगर आते हैं तो बहुत लंबा समय लग जाता है उन ट्रिगर्स को एनकैश करने में।
तो हमें लगता है कि अगर आप इसको एफडी मानकर निवेश करके बैठे हैं तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट के लिहाज से ये अंडर परफॉर्म कर सकता है मार्केट को, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि स्टॉक से निकल जाना चाहिए। इवन लॉस में भी निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे बहुत बेहतर विकल्प आपको इंफ्रा स्पेस के अंदर ही मिल जाएंगे। इस समय जिस तरह की मार्केट चल रही है, मुझे जी। लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखा जाना चाहिए, बजाय कि ऐसी कंपनीज जिनके पास ब्रांड नेम है बट परफॉर्मेंस नहीं नजर आती है। तो हम्म। आपके रेवेन्यू फ्रंट पर, प्रॉफिट फ्रंट पर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ऑर्डर बुक, डेट इक्विटी रेशो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको निवेश करने से पहले चेक कर लेनी चाहिए कंपनी। वहां आप सेटिस्फाई होते हैं तभी आपको निवेश करना चाहिए, अदरवाइज आपको ऐसी कंपनीज अवॉइड करनी चाहिए। ठीक। इस बीच जो है आज अशोक लेलैंड में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। श्री सोनी जी का पहले सवाल ले लेते हैं और उसी माध्यम से जो बाकी दर्शकों ने अशोक लेलैंड पे सवाल पूछे हैं उनका हम चाहेंगे कि उनको भी उत्तर मिल जाएगा। अशोक लेलैंड के इनके पास 100 शेयर हैं, 182 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे बताइए। 2-3 रुपये के नुकसान में है। कमर्शियल व्हीकल के नंबर्स थोड़े से अब परेशान कर रहे हैं सर। क्या आपकी राय रहेगी? और अभी हमने जो ऑटो नंबर्स देखे हैं वहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत उत्साहजनक आंकड़े नहीं रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर्स वैसे भी थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी राय क्या रहेगी अशोक लेलैंड को लेकर के? इनकी खरीद 182 की है और बाकी जिन लोगों के पास है या लेना चाह रहे हैं उनको अशोक लेलैंड पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो देखिए, ऑटो सेक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन में के फेज से गुजर रहा है अभी। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आनी शुरू हुई है। उसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर भी थोड़ा क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है। तो ओवरऑल सेक्टर देखेंगे तो इस समय पूरे सेक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। तो कुछ कंपनीज बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगी और कुछ कंपनीज हो सकता है लगातार अंडर परफॉर्म करें। अशोक लेलैंड की बात करें तो ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी ने लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट अभी करंट समय में एक कंसोलिडेशन के दौर में है। तो हमें लगता है कि अगर आपने खरीदा है, थोड़ा समय देना चाहिए इस कंपनी को, और यहां से अगर 5 से 10% का करेक्शन देखने को मिलता है तो इसमें फिर फर्दर आप एडअप कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस आप मत रखिए, बट कंपनी आपको नुकसान नहीं देगी, फायदा ही देगी। बट आई थिंक ग्रोथ जो रह सकता है वो थोड़ा सा लेकलिस्टर रह सकता है।